रोहित एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएस ने आरएस के एग्जाम डेट तो पहले से 2 फरवरी 2025 को डिसाइड कर रखी थी। अभी आरपीएस ने सिलेबस भी डाल दिया जिसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। तो हम अपनी जो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 है उसको कंटिन्यू करते हैं और अपना टॉपिक चल रहा था कृषि एवं समन क्षेत्र एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। उसमें अभी तक हमने कृषि परिदृश्य, भूमि उपयोग, प्रचलित जोत धारक, उत्पादन तथा उत्पादकता, कृषि विपणन तथा जल संसाधन, यहाँ तक टॉपिक अभी तक अपने हो गए हैं कंप्लीट, जल संसाधन तक। और अभी हमारा जल संसाधन के रिगार्डिंग आगे का डिस्कशन रहने वाला है। जल संसाधन के रिगार्डिंग सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिप परियोजना को। ड्रिप बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना है जिसका प्रारंभ ये स्टार्टिंग हुई थी 1 अप्रैल 2020 को। ड्रिप परियोजना वो 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुई थी जो कि बजट घोषणा थी 2020-21। जो 2020-21 में बजट आया था उसी में इसकी घोषणा हुई थी। डेट है 1 अप्रैल 2020 को। यह राज्य के टोटल 212 वृहद बांध है, उनमें से 189 बांधों को द्वितीय तथा तृतीय चरण में शामिल किया गया। टोटल बांध है 212 बांधों में से 189 बांधों को सेकंड एंड थर्ड जो चरण है उनमें शामिल किया गया है। वहीं इसके प्रत्येक चरण की अवधि कितनी है? 6 वर्ष। टोटल इसका टाइम ड्यूरेशन है 10 वर्ष। टोटल टाइम ड्यूरेशन है 10 वर्ष। वहीं इसके प्रत्येक चरण की अवधि है 6 वर्ष। इसका कारण है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 वर्ष है, प्रत्येक चरण की अवधि 6 वर्ष है, तो बीच में 2 वर्ष ऐसे आएंगे जहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग होगी। जैसे समयावधि है 10 वर्ष, प्रत्येक चरण 6 वर्ष का है, तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि 2 वर्ष की ओवरलैपिंग अवधि इसमें शामिल है। वहीं 14 बांधों में से 8 बांधों में कार्यादेश दिए जा चुके हैं। टोटल 14 बांध है, उनमें से 8 के कार्यादेश जारी हो चुके हैं तथा 2 का कार्य पूर्ण हो चुका है। टोटल है 14 बांध, 8 के कार्यादेश जारी हो चुके हैं, 2 का कार्य अभी पूर्ण कंप्लीट हो चुका है। वहीं 6 का कार्य प्रगति पर है, 6 प्रोसेस में है। अभी तक 6 प्रोसेस में है, 2 कंप्लीट है तथा 8 बांधों का कार्य है उसके लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है। जो ड्रिप परियोजना है इसमें ऋण समझौता है वो वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ है, वो 4 अगस्त 2021 को आता। इसका मतलब हुआ कि जो ड्रिप परियोजना है इसमें वर्ल्ड बैंक के साथ ऋण समझौता हुआ है, वो हुआ था 4 अगस्त 2021 को। इस परियोजना में 18 राज्यों, टोटल 18 राज्य शामिल है, उनमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है। जो ड्रिप परियोजना है उसमें टोटल 18 राज्य शामिल है, उनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। यदि हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो जो ड्रिप परियोजना 1 अप्रैल 2020 को लाई गई थी, इसका पर्पज, इसका उद्देश्य क्या है? तो यह परियोजना है वो राज्य के पुनर्निर्मित बड़े बांध हैं, उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा जो जल रिसाव की समस्या है उसको रोका जाएगा। साथ ही साथ बांधों में जल भराव क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है वाटर भराव की, उसको सुधारा जाएगा तथा किसानों को सिंचाई के लिए तथा आमजन को पेयजल के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या हो? जो पुनर्निर्मित बड़े बांध है, सुरक्षा की दृष्टि जीर्णोद्धार तथा साथ ही जल रिसाव की समस्या तथा बांधों का जल भराव, इसके साथ इरिगेशन तथा ड्रिंकिंग वाटर, ये लगभग 5 से 6 पर्पज है जो ड्रिप परियोजना। तो ड्रिप परियोजना में हमें याद रखना प्रारंभ 1 अप्रैल 2020, साथ ही इसमें वर्ल्ड बैंक के साथ ऋण एग्रीमेंट हुआ है तथा इसका उद्देश्य है उसमें लगभग 5 पॉइंट इंक्लूड है। वही हम बात करें इंदिरा गांधी फीडर तथा सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग, इसकी बात हो रही है इंदिरा गांधी फीडर की और सरहिंद फीडर की, जो कि 23 जनवरी 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा पंजाब सरकार, भारत सरकार तथा पंजाब सरकार के मध्य 23 जनवरी 2019 को एग्रीमेंट हुआ था। इसकी कुल लागत आने वाली है 1976 करोड़ रुपए। टोटल लागत है 1976 करोड़ रुपए। वहीं इसमें जो सहायता की जाएगी केंद्र व राज्य की वो है 60:40।
केंद्र राज्य इसमें 60 और 40 का रेशियो इसमें, तथा यह है 1976 करोड़ की अनुमानित लागत है। वहीं सरहिंद फीडर है, जो सरहिंद फीडर है उसमें पंजाब का 54.15, वहीं राजस्थान का 45.85। जो राजस्थान का 45.85 है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 60% वहन करेगी। जो 45.8 से राजस्थान का है उसमें 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी। तो यहाँ पे हमें 54.15% पंजाब का है तथा 45.85 राजस्थान का है, तथा उसमें 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी। फिर अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP। IGNP है 15 अगस्त 1947 को जैसे देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1948 में बीकानेर में इंजीनियर थे कुंवर सेन, बीकानेर के इंजीनियर थे कुंवर सेन। उन्होंने पानी की समस्या के समाधान के लिए, जो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या थी उसके समाधान के लिए व्यास तथा सतलज, जब हिमालय अफवाह तंत्र बढ़ते हों उसमें हम देखते हैं सिंधु, सतलज, सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। तो व्यास और रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज जो हिमालय अफवाह क्षेत्र है, तो उनमें जब व्यास और सतलज नदी है, व्यास और सतलज नदी है, इनको राजस्थान में लाया जाए तथा एक नहर का निर्माण किया जाए। ये किसके द्वारा प्रस्तावित था? इंजीनियर कुंवर सेन के द्वारा 1948 में पानी की समस्या के समाधान हेतु, जो कि व्यास और सतलज नदी का पानी हिमालय से लाकर बीकानेर तक लाया जाए, ये था 1948 में कुंवर सेन द्वारा। जो राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जो IGNP है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है तथा इसको सबसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि 1984 राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था पहले IGNP को। 1984 में इसका नाम बदल कर दिया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1984 में। और राजस्थान नहर है, इसका उद्घाटन गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा उद्घाटन किया गया था। इनॉग्रेशन 31 मार्च 1958 गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। तथा जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका बोर्ड बनाया हुआ है जयपुर में, इसका कार्यालय या बोर्ड जयपुर में है, जो कि 1958 में जयपुर में है, जो कि 1958 में बोर्ड का गठन किया गया था। वहीं हम देखें कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके कुछ उपनाम है या अन्य नामों, जैसे राजस्थान की मरुगंगा तथा पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा तथा राजस्थान की मरुगंगा। वहीं हमने पहले देखा कि इसमें नदियों, जो हिमालय अफवाह तंत्र था उसकी व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरि के बैराज, ये आपने राजस्थान ज्योग्राफी में या इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि जो व्यास और सतलज नदी है वहाँ पे हरि के बैराज है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, जो कि राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र से बहते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है। इसका उद्देश्य सिंचाई हेतु जल, पेयजल हेतु जल, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, पर्यावरण प्रभावित क्षेत्र है, तथा रोजगार सर्जन, पुनर्वास, वन पर्यावरण और वन सुधार आदि के लिए इसका उद्देश्य था कि इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से जो पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की समस्या है, कृषि हेतु जल हो सके या फिर रोजगार का सृजन किस तरह हो सकते, तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था। फिर हम देखते हैं रिपेयर, रिनोवेशन, रिस्टोरेशन, RRR, रिपेयर, रिनोवेशन, रिस्टोरेशन परियोजना। एक 3R हम वहाँ पे भी पढ़ते हैं जहाँ पे प्लास्टिक की समस्या। 3R का क्या होता है? रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज, ये 3R दूसरा। यहाँ पे 3R का अर्थ है रिपेयर, रिनोवेशन, रिस्टोरेशन। तो इस योजना का उद्देश्य है जो सिंचाई जल संरचनाएं हैं उनकी मरम्मत किस तरह की जाए तथा उनमें सुधार किया जाए। एक तो मरम्मत, दूसरा सुधार। जो सिंचाई जल संरचनाएं हैं उनकी मरम्मत तथा ये योजना त्रिपुरा जनवरी 2005, इसका शुभारंभ या इसका प्रारंभ हुआ था जनवरी 2005 में।
और इसमें वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी टैगलाइन, हर खेत को पानी में है। इस जो रिपेयर इनोवेशन रिस्टोरेशन परियोजना है, इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी में सम्मिलित किया गया है। वहीं हम बात करें इसकी कुल लागत की तो 124.71 करोड़ रुपए, 124.71 करोड़ रुपए इसकी टोटल कॉस्ट रहने वाली है। वहीं इसकी सहायता राशि की बात करें तो केंद्र और राज्य 60:4, केंद्र का 60 है, वहीं राजस्थान की बात करें तो 40 है। और इसमें टोटल 37 परियोजनाओं को शामिल किया गया है तथा राजस्थान में जो इनका लाभ मिलना है इस योजना कोटा बूंदी टोंक, कोटा बूंदी टोंक, कोटा बूंदी तथा टोंक ये डिस्ट्रिक्ट है, इनको इस योजना का लाभ मिलना है तथा इस क्षेत्र में ये योजना संचालित की जा रही है। वहीं आगे देखते हैं अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को, अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी तथा इसमें सहायता के रूप में वर्ल्ड बैंक तथा इंडिया दोनों का 50-50 सहयोग है, वो भारत तथा विश्व बैंक का 50:50 है। वहीं इसके उद्देश्य की बात करें तो सामुदायिक भागीदारी से जो भूमिगत जल है उसका लेवल गिर रहा है उसको किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। जो सामुदायिक भागीदारी है उसके माध्यम से गिरते भूजल स्तर को है वो किस तरह रोका जा सकता है तथा किस तरह उसका संरक्षण किया जा सकता है। वहीं इसकी समयावधि है वो 5 वर्ष है, 5 वर्ष है जो कि 2020-21 से 24-25 तक, 5 वर्ष की समयावधि है 2020-21 से 2024-25 तक। नोडल विभाग है वो भूजल विभाग को बनाया जाएगा। जो अटल भूजल योजना है उसका नोडल विभाग है भूजल विभाग को बनाया। वहीं कुछ मुख्य सहभागी विभाग भी है, कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण, जल संसाधन, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा एवं वन विभाग। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम ही संभावना, बट कूट टाइप में या कोड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अटल भूजल योजना है उसका मुख्य सहभागी विभाग नहीं है। यदि उसमें एक नाम ये डाल दे भूजल विभाग तो यह तो यहाँ का नोडल विभाग, ये तो नोडल डिपार्टमेंट है। तो जो अन्य नाम है वो इसके मुख्य सहभागी विभाग हैं। वही हम बात करें इसके विस्तार की तो इसका विस्तार टोटल 7 राज्यों में, एक तो जो राजस्थान जिन राज्यों से सीमा बनाता है उनमें पंजाब को हटा दो, सबसे पहले जैसे पंजाब है पंजाब को हटा देते हैं, तो उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और इनके साथ साथ हम महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा गुजरात। तो राजस्थान से जो सीमा बना रहे हैं उनमें हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब को हटा देंगे। उसके साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये टोटल 6 और 7वां अपना राजस्थान। तो टोटल कितने हो गए 7। राज्य के कुल 16 जिलों में 38 पंचायत समितियों को 1129 ग्राम पंचायतों को इसमें चुनित किया गया है। राज्य के टोटल जिले है 16, 38 पंचायत समितियां हैं, 1129 ग्राम पंचायत है। इनमें 16 जिले, 38 पंचायत समिति, 1129 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है। तो अटल भूजल योजना के रिगार्डिंग हमें शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को, वहीं यदि इसकी सहायता की बात करें तो केंद्र तथा विश्व बैंक दोनों का 50-50 है। वहीं सहयोग है, समयावधि है 5 वर्ष से 2020-21 से 2024-25 और नोडल विभाग भूजल विभाग को बनाया गया। कुछ मुख्य सहभागी है जिसमें कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण जो हमने पहले टॉपिक पढ़े हैं वो सभी इसमें विभाग शामिल है और इसमें पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास को भी तथा ऊर्जा एवं वन विभाग, ऊर्जा एवं वन विभाग, साथ ही पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास। और राज्य के 16 जिले, 38 ग्राम पंचायत समितियां, 1129 ग्राम पंचायतों को इसमें चिन्हित किया गया तथा इन क्षेत्रों में इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाना है। फिर हम देखते हैं भूजल के रिगार्डिंग। राज्य के जो भूजल संसाधन है उनके लिए भूजल विभाग है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि इसके डेवलपमेंट एवं मैनेजमेंट, जो कि विकास, इसका किस तरह विकास किया जाए तथा किस तरह मैनेजमेंट किया जाए, प्रबंध दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं हम बात करें भूजल
संसाधनों का आंकलन है वो एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस, सतत चलने वाली प्रक्रिया, जो कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जो भूजल संसाधन है उनका आंकलन है वो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है तथा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। राज्य के कुल भूजल दोहन की दर है, राजस्थान की बात करें हम यहाँ पे, तो राजस्थान में कुल भूजल दोहन की दर है वो 150%। राजस्थान में कुल भूजल दोहन की दर है वो 150% है। साथ ही कुछ फैक्ट्स है, जैसे सुरक्षित, अर्धविषम, विषम, अतिदोहित, लवणीय। सुरक्षित, अर्धविषम, विषम, अतिदोहित, लवणीय, ये 5 कैटेगरी में जो भूजल है उनकी श्रेणी है, जो कि वर्ष 2022 तथा वर्ष 2023 जो सुरक्षित क्षेत्र थे वो 2022 में भी 38 थे और 2023 में भी 38 थे, तो इनमें कोई चेंज नहीं। वहीं अर्धविषम की बात करें, ये 2022 में 20 थे जबकि 2023 में 22 हो गए, इनमें वृद्धि हुई है। वहीं विषम की बात करें तो 22 से 23, इनमें भी वृद्धि हुई है। अतिदोहित क्षेत्र है, इनमें कमी आई है जो कि -3। लवणीय क्षेत्र है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमने ये देखा कि जो भूजल है उसका आकलन है उसमें 2 क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई, वहीं सिर्फ अतिदोहित क्षेत्र है 219 से 216 उसमें कमी देखी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, जो भूजल है उसका आकलन का वर्गीकरण है उसमें सुरक्षित, अर्धविषम, विषम, अतिदोहित, लवणीय क्षेत्रों के रिगार्डिंग कौन सा कथन सही है। उसमें यह आ जाए कि अर्धविषम तथा विषम क्षेत्र में कमी देखी गई है, जबकि हमने देखा कि इन दोनों में 20 से 22, 22 से 23 2 की तथा 1 की वृद्धि। वहीं अतिदोहित क्षेत्र 219 से 216 हो गया, जबकि सुरक्षित 38 का 38 है, लवणीय में भी कोई चेंज नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला अपना टॉपिक है उपनिवेशन। उपनिवेशन का मुख्य कार्य है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र उसमें भूमि आवंटित करना है। उपनिवेशन का मुख्य कार्य है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्षेत्र है उसमें भूमि आवंटन करना है। वहीं मार्च 2024 तक 14.70 लाख हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है। जो उपनिवेशन है उसने इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 14.70 लाख हेक्टेयर भूमि का अभी तक मतलब मार्च 2024 तक आवंटन किया है तथा वर्ष 2023-24 में जो लक्ष्य निर्धारित था वो 55 करोड़ था, जबकि उसके अगेंस्ट अभी तक 52.51 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया, जबकि टारगेट था 55 करोड़ रुपए का। 2023-24 में किसानों के लिए 160 नलकूप, 200 निवासी हैंडपंप बोरवेल, 7 पिजोमीटर का निर्माण एवं 580 कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है जल ग्रहण विकास। राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। वहीं राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो टोटल जो क्षेत्रफल है भारत का उसके क्षेत्रफल का 10.40 ये भारत में है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान सबसे बड़ा। वहीं राज्य की टोटल क्षेत्रफल में 101 लाख हेक्टेयर भूमि है वो बंजर भूमि है, बंजर या ऊसर। 101 लाख हेक्टेयर भूमि है वो बंजर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी राज्य में कुल जल संसाधनों का 1.16% ही भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देखा कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, उसके बावजूद भी राजस्थान में जल संसाधनों में मात्र योगदान है 1.16%। तो अपना यहाँ पे जो जल संसाधन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत हमने जितने संभावित थे पॉइंट्स थे उनका डिस्कशन किया। यहाँ पे हमने अभी तक कुछ सरकार की योजनाएं हैं वो डिस्कशन नहीं किया, उनका अलग से हम एक
वीडियो लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सेंट्रल तथा स्टेट दोनों की अलग अलग कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि जल संसाधनों के रिगार्डिंग रहने वाली है। साथ ही जो हमारा पहले हमने देखा था कि जल संसाधन वाला टॉपिक है, इसके बाद भूजल, आज हो गया अपना पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य, वानिकी, सहकारिता। ये चारों चैप्टर हम एक क्लास में कर लेंगे जो कि अपनी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम इन चारों को, उसके बाद अलग से अपनी एक क्लास होगी जिसमें हम गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है या फिर कोई योजना है सर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है, या फिर वो बाह्य सहायता से, जो कि एक अलग से चैप्टर भी है अपने इकोनॉमिक सर्वे में, जो बाह्य सहायता से, जैसे अभी हमने कुछ देखे थे, जैसे अटल भूजल योजना थी, उसमें विश्व बैंक का योगदान था। तो इस तरह जो योजनाएं होंगी वो अलग से एक वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा जो ये चार टॉपिक है वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इनके रिगार्डिंग आने वाला। ये अपना इकोनॉमिक्स सर्वे है, उसका एग्रीकल्चर वाला जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये चार टॉपिक होते हैं अपना कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इस टॉपिक से जो संभावित क्वेश्चन, लास्ट टाइम से हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं, अब जो संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम में जो आरपीएस ने एग्जाम लिए हैं उनमें आए, उनकी एक अलग से सीरीज रखेंगे जिसमें हम आए हुए क्वेश्चन तथा संभावित क्वेश्चन दोनों को इंक्लूड करते हुए ये देखेंगे कि किस तरह अपनी तैयारी को और धार दी जा सकती है तथा एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन से किए जा सकते हैं। आरपीएससी का सिलेबस हमने डिस्कशन कर ही लिया कि उसमें मेजर चेंज है नहीं, तो अपनी तैयारी को हमें कंटिन्यू रखते हुए जो इकोनॉमिक सर्वे है या फिर जो स्कोरिंग रहने वाले हैं, मैथ रीजनिंग है, उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है। और अपना फीडबैक आप ज़रूर दें, जो भी आपके सुझाव होंगे वो आमंत्रित है। थैंक यू।